हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जस्ट 16th एपिसोड के सामने आपके साथ आए हैं। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कई जगह पे दिया हुआ है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हमेशा रहता है। टॉपिक का नाम है फेडरलिज्म। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कई बुक्स के अंदर, कई एग्जाम पेपर्स के अंदर इस पे ऑप्शनल में भी क्वेश्चन बना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी बना है और इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा गया है कि आप फेडरलिज्म से क्या समझते हैं या फेडरलिज्म को एक लाइन में डिफाइन करिए। इस टॉपिक को अपन आज लेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले सोचिए फेडरलिज्म है क्या। बेसिकली अगर मैं सिर्फ एक सिंपल टर्म में बताऊं तो एक ऐसा सिस्टम है जो पावर को दो या दो से ज्यादा सेक्टर्स में डिवाइड करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्यों करा जाता है? फेडरलिज्म की खासियत यह है कि ये बताता है कि सिस्टम्स की पावर कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रह के डिवाइड रहेंगी। उस कारण इस कंसेप्ट को मोस्टली डेमोक्रेसीज के अंदर अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? क्योंकि पावर जब एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पे एक डिक्टेटरशिप की पॉसिबिलिटी रहती है। तो पावर को डिवाइड करा गया। आगे इसमें अपन देखते हैं। Federal Constitution, there is a division of powers in central and state government, and both are independent in their spheres. The Federal Constitution established dual polity, टू टायर गवर्नमेंटल सिस्टम। यानी एक सेंटर स्टेट वाइज रहेगा, एक सेंटर वाइज, और दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये नहीं रहेंगे कि दोनों की जो खुद के डिसीजंस हैं वो किसी तरह चैलेंज हो सके, लेकिन दोनों का अपना अपना एक दायरा होगा। उस दायरे के अंदर दोनों अपने अपने फैसले ले सकेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बनती है, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होती है, उस कंडीशन में एक के फैसले को दूसरा चैलेंज कर सकेगा। आगे इसमें बात होती है with the central government at one level एंड स्टेट गवर्नमेंट एट अनदर लेवल। यानी दो लेवल हो गए, दोनों का पावर डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, पावर एक्सरसाइज करने की कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग अलग हो गई। अब आते हैं अपन एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं जिससे अपन कह सकें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ पावर्स। यह बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म के लिए। Division of powers between central and state government is an essential element of the federal constitution. The division is done by the constitution. ध्यान रखना, यहां पे सीमाएं और उनकी मर्यादाएं निर्धारित कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कि सेंट्रल के पास जो पावर्स रहेंगी उनका क्या दायरा रहेगा और स्टेट के पास जो रहेंगी उनकी क्या लिमिटेशंस रहेंगी। उसके बाद आता है ईच गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, एक दूसरे के एरिया के अंदर कुछ इंटरफेरेंस करेंगी। वो कह रहा है कि जो पावर स्टेट को दी है उसमें स्टेट इंडिपेंडेंट है और जो सेंटर को दी है उसके अंदर सेंटर इंडिपेंडेंट रहेगा। and does not exercise the right and powers of the other. The constitution keep control on the use of their powers. अब ऐसा भी नहीं है कि स्टेट को कुछ पावर दे दी तो उसका अनलिमिटेड यूज करे जा रहा है और इस तरह से यूज कर रहा है कि सेंटर के अगेंस्ट जा रही है पॉलिसीज। उस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाए हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। सेकंड आ रहा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The constitution is the source of all powers of executives, legislature and judiciary. सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी बात होती है किसी चीज पावर की तो उसका कोई सोर्स होता है। डेमोक्रेसी के अंदर, फेडरलिज्म के अंदर जो भी पावर का सोर्स है, चाहे जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, वो सारे पावर कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? वो ड्रॉ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। जब भी इनको चैलेंज करा जाएगा कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करा है तो किस बेस पे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कि सारी पावर वहीं से डिराइव्ड हो रही है। आगे, द फेडरल स्टेट डिराइव्ड एग्जिस्टेंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। इन फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। यानी कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी सिनेरियो बने, उस सिचुएशन में यह नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नीचे रह जाए और दूसरी पावर ऊपर हो जाए। हर कंडीशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी हुई है उसको सुप्रीम माना जाएगा और उसी के बेसिस पे पॉलिसीज को डिसाइड करा जाएगा कि सही है या गलत है।
प्रोफेसर केसी के अकॉर्डिंग सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन for the federal government is very much essential and it is also necessary for smooth working that must be documented. अब क्या होता है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं रखोगे मेन पावर में, सेंटर में, तो हर एक कोई अपने अकॉर्डिंग चीजों को इंटरप्रिटेशन करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन एक वे प्रोवाइड कराता है कि आप किसी भी डिसीजन को, किसी पॉलिसी को, किसी भी स्टेप को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं. गाइडलाइंस देता है, ब्लूप्रिंट देता है कि इसी गाइडलाइंस के अंदर आपको अपनी पावर को एग्जीक्यूशन करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के पास सब जानते हैं हमारा खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. अब फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि फेडरलिज्म में मैंने जो बोल दिया वो फाइनल है. वो लिखा कहां है? जहां पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे कंफ्यूजन की प्रॉब्लम्स कम हो जाती है और आपसी जो मनमुटाव होते हैं, जो उस देश के पॉलिटिशियंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स होते हैं, उनमें रिलेटिवली कम रहता है क्योंकि चीजें लिखित हैं, कोई भी उठा के उनको चैलेंज कर लेगा. द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नेसेसरली बी डॉक्यूमेंटेड. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल स्टेट इज लेट डाउन बाय कॉम्प्लेक्स कंडीशन. द कंडीशन मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म, अदरवाइज इट वुड बी इम्पॉसिबल टू कीप सुप्रीमेसी. क्या होगा अगर आप लिखोगे नहीं चीजों को, तो लोगों की मेमोरी बहुत कम होती है. आज के 20 साल 30 साल बाद अगर कोई चीज लिखित में नहीं है उनके पास, तो वो उसको किस तरह से चैलेंज करेंगे? हाँ, लिखी भी होगी तो उस बात पे उसको कोर्ट में भी चले जाएंगे कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, पॉलिसी मेकर्स ये कर रहे हैं और ये इस अकॉर्डिंग ये चीजें गलत हैं. इसलिए चीजों का लिखित रिटन फॉर्म में होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जनरली द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड. However, that this does not mean that the constitution cannot be amended. क्या होता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इतना ज्यादा रिजिड कर दोगे कि उसमें अमेंडमेंट ही नहीं हो सके, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदलती हैं, उसमें अमेंडमेंट जरूरी होता है. लेकिन एट द सेम टाइम इतना इजी भी नहीं करना है कि कोई भी आया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के चला जाए. तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लेवल तक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो चीजें बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर दी जाएंगी एज पर सर्कमस्टांसेस. जैसा जिसको सही लगेगा वैसा अमेंडमेंट कर दिया जाएगा. लेकिन इतना टफ भी नहीं रखना है कि अमेंडमेंट पॉसिबल ही नहीं हो, नहीं तो लोग कुछ टाइम बाद उस चीज को एक्सेप्ट करना ही बंद कर देंगे क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे कुछ फंडामेंटल अपग्रेडेशन जरूरी होते हैं. The powers to amend the constitution should not remain exclusively with either central government और स्टेट गवर्नमेंट. यानी एक्सक्लूसिव पावर किसी को नहीं दे देनी है कि केवल सेंटर और स्टेट ही उनको खाली सेंटर ही अमेंड कर पाए या स्टेट ही अमेंड कर पाए. क्यों? क्योंकि अगर आपने केवल एक जने को दे दी पावर तो होगा ये, वो उसको अपने अकॉर्डिंग अमेंड करते रहेंगे बार बार और चीजें धीरे धीरे एक पर्टिकुलर पार्ट की तरफ झुकती जाएंगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो. नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी. There is a division of power between central government and federal and state government in the federal constitution. The division of power between the two is done by written constitution. अब पावर्स डिवाइड हो गई फेडरल स्ट्रक्चर में, लेकिन पावर डिवाइड करेगा कौन और ये लिखा कहां जाएगा? इसके लिए हेल्प लेनी पड़ती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, ताकि बीच के अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएं या किसी तरह का कुछ मिस इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाए. उसका कारण हमें क्या चाहिए होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. Therefore, it is possible that different government can interpret provisions of the constitution in their favor. In such a situation, it is necessary to have an institution which can properly interpret the constitution. अब मान लो सेंटर और स्टेट के बीच किसी चीज को लेके लड़ाई हो गई, अब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है, तो हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो उसका फ्री इंटरप्रिटेशन कर सके, मतलब किसी के फेवर में नहीं रहे, इंटरप्रेट करते टाइम न्यूट्रल होकर इंटरप्रिटेशन करे. ऐसे में आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है? जुडिशरी. उस सिचुएशन में वो जुडिशरी ही होगी जो बीच का रास्ता निकालेगी सेंटर और स्टेट की लड़ाई में या दो अथॉरिटीज की लड़ाई के अंदर. As regards provision of the constitution, judiciary is empowered to interpret the constitution. The interpretation of constitution by the judiciary is binding on all authorities. यहां इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरप्रिटेशन.
इसकी सोल पावर किसको दी गई है? जुडिशरी को, और ये बाइंडिंग होगा सभी पार्टीज पे। कोई ये नहीं बोल सकती एक बार इंटरप्रिटेशन करने के बाद कोई पार्टी कि हम इसको एग्री नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी किसको दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? जुडिशरी को। तो ये आज का हमारा एपिसोड था जिसमें हमने बात करी 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की जो फेडरलिज्म के लिए जरूरी है। इन पांचों पे आपको नोट्स बना के रखने हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है।